गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सही होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं हमारी अगले वीडियो। इससे पहले कि हमने जो देखा था कि किस तरह से हमारे यहाँ पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और सबसे पहले वो बंगाल के अंदर आई और उन्होंने 1651 के अंदर अपनी पहली फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे डाल ली थी। और वो जो फैक्ट्री उन्होंने लगाई, इस फैक्ट्री में क्या होता था कि जो वो वस्तु लेके आते थे आयात और निर्यात के लिए, वहाँ जमा कर देते थे। अब ये प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ने लगी और बढ़ते हुए आगे तक चली गई। ये हम कर चुके थे। अब हम देखते हैं आगे, हाउ ट्रेड लीड टू बैटल्स। किस प्रकार से एक व्यापार युद्ध को साँभ लेता है, एक युद्ध को लीड करता है। ये किस प्रकार से एक व्यापार की व्यवस्था युद्ध के अंदर परिवर्तनीय हो जाती है। इसमें हम देखते हैं कि जो 18वीं शताब्दी के अंदर जो हमारे औरंगजेब थे, उसकी मृत्यु के बाद वहाँ पर नवाबों की होड़ लग गई। हर कोई शासन पाने की चाहत में एक दूसरे से टकराव करने लगे। तो उनकी मृत्यु के बाद अपनी ताकत दिखाने लगे नवाब, जिससे वो शासन कर सकें। जैसे ही वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई तो पहले मुस्लिम अली खान वहाँ के शासक बने, उसके बाद अली अलवर्दीन खान उसके शासन बने और उसके बाद सिराजुद्दौला वहाँ के शासक बने। तो इनके बाद लगातार ये शासन वहाँ पर करते रहे। लेकिन जो सिराजुद्दौला थे वो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने क्या किया था कि कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया, कंपनी को छूट देने से मना कर दिया। उनका मानना था कि ये अंग्रेज़ों का सहयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और उन्होंने क्या किया कि जो उनके ऊपर उनके नज़रिए थे, उनकी मांग थी, उनके सिक्के थे, वो डालने से मना कर दिया। और उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार के ऊपर ही टैक्स की मात्रा को बढ़ा दिया, जिससे वो टैक्स सिराजुद्दौला के पास जमा करवाए रिवेन्यू के रूप में। लेकिन कंपनी धोखाधड़ी का आरोप लगाती और दलील देती कि बंगाल की जो सरकार है, जो सिराजुद्दौला की सरकार है, वो उनसे ज़बरदस्ती राजस्व इकट्ठा कर रही है। मतलब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उनसे टैक्स वसूल कर रही है। और नवाबों की ताकत को उन्होंने क्या किया, कमज़ोर करना शुरू कर दिया। इसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि जो शासक उनके लायक नहीं हैं या उनके अनुसार काम नहीं करते हैं, तो उसको हटा के किसी दूसरे व्यक्ति को वो शासन पर रख देते थे। कंपनी का जो कहना था कि वो जो स्थानीय अधिकारी थे, वो बेतुकी मांगों को लेकर व्यापार को तबाह करना चाहते हैं जो वो कंपनी वहाँ कर रही है। क्योंकि जब कंपनी आई थी वो मात्र एक व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, वो शासन नहीं करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उनका व्यापार तभी अभी तक चला ही नहीं था, मतलब एक प्रक्रिया में था, तब सरकार ने उनसे शुल्क भी हटा लिया था। सरकार शुल्क हटाने का मतलब कि सरकार उनसे शुल्क हटा ले और वो अपना व्यापार को बढ़ावा दे दे, इस प्रकार की बातों को उन्होंने लेके शुरू की थी। लेकिन जो वहाँ अंग्रेज़ अधिकारी थे, जो कंपनी थे, उनका यकीन था कि ये व्यापार फैलाने के लिए उनको आबादी को बढ़ाना पड़ेगा, अंग्रेज़ी लोगों को यहाँ ज़्यादा लेकर आने पड़ेगा, तभी यहाँ व्यापार उनका चल सकता है। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर गाँव को खरीदना शुरू कर दिया, वहाँ अपने आप को एक किलाबंदी बनाना शुरू कर दी ताकि उनका कोई विरोध ना करे, और अपने आप को एक सेफ जगह पर रखना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही देखते देखते जो ये टकराव था, ये दिनों दिन गंभीर होता गया, लगातार ये बढ़ता गया। और लास्ट में ये इसका जो परिणाम हमें देखने को मिला वो आया प्लासी का युद्ध, कि प्लासी की जो लड़ाई हुई उसके अंदर ये बदल गया। अब हम देखते हैं कि प्लासी की लड़ाई है क्या थी, ये किसे प्लासी की लड़ाई कहा गया था। यहाँ एक शब्द आया है प्यूपिट। ये होता है कठपुतली। कठपुतली होता है जो किसी दूसरों के इशारों पर काम करते हो। जैसे कि आपने नाटक के अंदर देखा हो कि धागों से चलने वाली होती हैं, वो उनको नचाने वाला कोई और होता है। तो उसी प्रकार ये ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के इशारे पर काम करे। अंग्रेज़ ज़्यादातर इसी तरह के लोग चाहते थे कि जो उनके लिए कठपुतली बनकर काम करें या कठपुतली बनकर रहें। जो 1776 के अंदर जब अलवर्दी खां की मृत्यु हो गई तो सिराजुद्दौला वहाँ के शासक बने। तो उन्होंने सिराजुद्दौला ने काफ़ी ताकत थी, वो कभी भी भयभीत नहीं थे अंग्रेज़ी सरकार से। जबकि सिराजुद्दौला की कंपनी ऐसा चाहती थी कि सिराजुद्दौला एक कठपुतली का कार्य करें, एक ऐसे पिंपिट का कार्य करें जो उनके लिए गुलामी करता रहे। तो उन्होंने इस तरह से करने से मना कर दिया और अंग्रेज़ों को उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी।
तो कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला को हटाकर किसी और को नवाब बना देते हैं, जो वहाँ सिराजुद्दौला का प्रतिद्वंदी होगा उसको इसका नवाब बना देते हैं। तो लेकिन वहाँ पर उनको इस बात में भी कामयाबी नहीं मिली कि ऐसा कोई व्यक्ति उनको नहीं मिला जो सिराजुद्दौला का द्वंदी हो और वहाँ बंगाल का शासन कर सके। फिर सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि जो कंपनी है वो यहाँ से अपने राजनीतिक मामलों से और इस व्यापार से छोड़कर बाहर चली जाए। तो जब कंपनी ने मना कर दिया तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, अपने 30,000 सैनिकों के साथ, अपने सोल्जर के साथ, जहां उनकी कंपनी लगी हुई थी, जहां उनका शासन था, वहां पर कासिम बाज़ार के अंदर वहां पर हमला कर दिया और वहां के सारे हथियारों को अपने कब्ज़े में ले लिया। और उसके बाद उन्होंने कलकत्ता के अंदर जो उन्होंने स्थिति डाली हुई थी उस पर कब्जा करने के लिए चल दिए। अब उनका क्या था कि अब ये सिराजुद्दौला चाहते थे कि ये जो व्यापार करने की दूसरे राजा को छूट दी है वो बंद कर दी जाए, बैन कर दी जाए। अब अंग्रेज़ों को लगा कि कलकत्ता उनके हाथ से निकल जाएगा, और ऐसा सुनने पर तो जो मद्रास की तरफ से सैनिक आए हुए थे शासन करने के लिए, तो उनमें से जो एक सैनिक थे रॉबर्ट क्लाइव, ये पिक्चर देख सकते हैं आप, ये पिक्चर है रॉबर्ट क्लाइव की। तो ये जो मद्रास की तरफ आए हुए थे, इन्होंने क्या किया, अपने सेना के साथ ये भी कलकत्ता की ओर रवाना हो गए और वहाँ पर उन्होंने अपने सैनिकों से इनके साथ मेल जाल किया और वहाँ कार्य करना, इनसे युद्ध करने के लिए चल दिए। साथ में क्या हुआ कि भारत के अंदर इस तरह लोगों की कमी नहीं थी जो पीछे से बिक जाते हैं। तो वहाँ की जो नौसेना थी, जो वहाँ पर समुद्री सेना थी भारत की, उन्होंने इन अंग्रेज़ों का साथ दिया और वो सेना लेके कलकत्ता पहुँच गए, जहाँ पर उन्होंने आखिरकार 1757 के अंदर क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के साथ क्या किया, युद्ध किया, और उस युद्ध में उनके नेतृत्व में सिराजुद्दौला की हार हुई। क्या था कि जो ये हार हुई थी, ये हार किसी भी कारणवश उनके बिल्कुल मायने में नहीं थी और सिराजुद्दौला को हराना बहुत ही आसान नहीं था। लेकिन हारने का कारण क्या था, जो उनका एक सेनापति था मीर जाफ़र, उसने अपने आप को बेच दिया था सैनिकों के साथ, और उसने सिराजुद्दौला के साथ युद्ध के जो एक उन्होंने सेना के जो अध्यक्ष के रूप में, सेना के जो सेनापति के रूप में कार्य करना था वो छोड़ दिया उन्होंने, और अंग्रेज़ों का साथ इस बात पर दे दिया कि अंग्रेज़ों ने उसे यकीन दिलाया कि जैसे ही सिराजुद्दौला को हम हटा देंगे या युद्ध में वो हार जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ का शासक बना दिया जाएगा। तो इस कारण से वहाँ सिराजुद्दौला को 1757 के प्लासी युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, जिससे वो मीर जाफ़िर को बाद में वहाँ पर नवाब बना दिया गया। चलिए आगे देखते हैं, प्रॉमिस ऑफ द रिच। तो ये क्या था, ये जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने इंग्लैंड के अंदर पत्र लिखा है, और उस पत्र में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से उन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य के ऊपर जीत हासिल कर ली है। लेकिन उस वक्त भी अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर शासन करने की नहीं सोची थी, वो केवल व्यापार करने के लिए आए थे और व्यापार करना चाहते थे। तब भी उन्होंने जीत के बाद अपने आप को वहाँ का शासक या राजा घोषित नहीं किया, वो फिर भी वापस व्यापार करने में लग गए। उन्होंने ऐसे व्यक्ति की चाहत की, ऐसे व्यक्ति की मांग की जो उनके लिए एक कठपुतलिया कार्य कर सके, जो उनको उनके कार्य में छूट दे सके, आसानी से कार्रवाई कर सके। इस प्रकार की कार्य के लिए उन्होंने मांग की थी। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर द डिफेट एट प्लासी, जो प्लासी की जो ये जंग थी, इसका महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इसकी वजह क्या है, जो यहाँ पर सिराजुद्दौला थे, जब इनको यहाँ से हटा दिया गया और कंपनी ने यहाँ पर जीत हासिल कर ली थी, तो इसके बाद क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई, मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया, ये सब बातें हो चुकी थी। तो कंपनी अब भी अपना शासन नहीं करना चाहती थी, हम बता चुके हैं, ये बात हो चुकी है। और इनका मूल उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना था, लेकिन ये क्या चाहते थे कि उनके लिए कोई स्थानीय लोग वहाँ पर कार्य करें जो उनके रूप में, उनकी रंग रूप रेखा के रूप में कार्य कर सकें। इस प्रकार से वो कार्य चाहते थे। तो उन्होंने वहाँ के स्थानीय किसी व्यक्ति को वहाँ का शासन बनाना चाहा।
लेकिन उन्होंने कुछ समय बाद एनालाइज हुआ, समझ आया कि जो ये हम कठपुतली नवाब बना रहे हैं, ये हमारे इशारों पर काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो इनको हटा देना चाहिए। तो फिर कंपनी ने क्या किया? कंपनी क्या कर सकती है? तो कंपनी करती है कि जब मीर जाफ़िर ने विरोध उनका किया तो उसको हटाकर उन्होंने मीर कासिम को वहाँ का शासक बना दिया। और जब उन्होंने मीर कासिम ने उनका विरोध किया, 1764 में मीर कासिम ने उनके बक्सर की लड़ाई में उनको हरा दिया, तो उससे बंगाल से बाहर कर दिया और वापस मीर जाफ़र को वहाँ का शासक बना दिया गया। लेकिन अब वो क्या करते थे, जिस भी नवाब को बनाते उससे 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने पड़ते थे। 5 लाख रुपए पर मंथ, एवरी मंथ उनको देने पड़ते थे, और तब भी वो वहाँ काम कर सकते थे या वो रह सकते थे वहाँ पर। लेकिन कंपनी अपने सैनिकों खर्चे, व्यापारिक ज़रूरतें और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा कमाना चाहती थी। कंपनी ज़्यादा इलाकों और ज़्यादा कमाई चाहती थी, जिससे उन्होंने क्या हुआ, अपने खुद के सैनिक रखने शुरू कर दिए। 1765 के अंदर जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। अब उन्होंने कठपुतली नवाब की स्थिति को देखते हुए खुद को ही वहाँ का शासन करने का फैसला कर लिया और वो खुद ही यहाँ के नवाब बन गए। फाइनली 1765 में जो वहाँ पर मुग़ल एम्पायर था, अपॉइंटमेंट थी, वो कंपनी के हाथों में चली गई और वहाँ जो दीवानगी नियुक्त किए जाते थे वो कंपनी के ही शासक होते थे। और जब दीवानगी मिलने के कारण कंपनी के बंगाल का जो राजस्व का पूरा नियंत्रण था वो अंग्रेज़ी कंपनियों के हाथ में आ गया था। और जो कंपनी एक पुरानी समस्या पहले झेल रही थी शासन करने की या वहाँ पर छूट देने की, अब उस समस्या का हल उन्हें जल्दी ही हो गया। अब उनको भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं हो रहा था। और उन्हें भारत में जो ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटिश से लाई जाती थी, जिसमें सोना चांदी उसके बदले खरीदी जाती थी, तो उनकी वजह से ब्रिटिश सरकार के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। और जो प्लासी के जंग के बाद ब्रिटिश से सोने की निकासी कम होने लगी थी, तो बंगाल के दीवान से मिलने के बाद उन्होंने ब्रिटिश से सोना लाने की ज़रूरत पड़ी और वो वहाँ से सोना लेकर आने लगे। और कंपनी की जो कमाई थी वो भारत में सूती कपड़ा और सूती रेशम खरीद के करती थी और अपनी फ़ौज को संभाल सकती थी, और कलकत्ता के किले और दफ्तरों का निर्माण की लागत भी वो खुद उठा सकती थी। इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने वहाँ पर की कर दे रखी थी। बाकी का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।